27वीं तरमीम जो है पार्लियामेंट में पेश कर दी गई और फील्ड मार्शल ताहियात वर्दी में रहेंगे। कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की जंगों में आर्मी चीफ का ओहदा है वो हावी रहा है। जनरल कियानी आर्मी चीफ से तो एयर चीफ कौन था, नेवल चीफ कौन था, नहीं याद हो। राहील शरीफ आर्मी चीफ था, नेवल चीफ कौन था, एयर चीफ कौन था, लोगों को नहीं याद होगा। सड़कों पे जाके पूछे लोगों को आर्मी चीफ का याद होता है कि आर्मी चीफ को सारा कुछ दे दिया गया है कि भाई 2 जर्नैल रखने की क्या जरूरत है, एक ही जर्नैल के पास सारा कुछ होना चाहिए। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कल को कोई और हुकूमत आके रैंक फील्ड मार्शल का वापस ना ले ले, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है। आइन में तो नई तरमीम भी हो सकती है। 26वीं की कोख से 27वीं निकली, 27वीं की कोख से मुझे 28वीं तरमीम निकलती नजर आ रही है। ये ट्रांसफर का जो कानून इन्होंने बनाया गया है, अभी सबको ये समझ आ रही है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजों के लिए बनाया गया है और जो जज अब अपना तबादला नहीं मानेगा वो रिटायर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। एम श्योर सर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, 27वीं तरमीम जो है पार्लियामेंट में पेश कर दी गई और फील्ड मार्शल ताहियात वर्दी में रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी तरमीम है फ़ौज के हवाले से, तो नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। देखें, एक बात तो समझें कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा हमेशा से एयर चीफ और नेवल चीफ से ताकतवर रहा है। किसी एयर चीफ या नेवल चीफ ने तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया। अब हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं, हमें उनके आर्मी चीफ्स के नाम याद हैं। कोई बता दे कि 71 में नेवल चीफ कौन था, 71 में एयर चीफ कौन था, 65 में नेवल चीफ कौन था। लोगों को याद है 71 में याहिया खान था, 65 में यूब खान था, कारगिल में मुशर्रफ था, आप समझें। अब आसिम मुनीर है। तो टेक्निकल बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की जंगों में आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो हावी रहा है, वही इन कमान समझा जाता है। आप देखें ना, किसी एयर चीफ को, किसी नेवल चीफ की कभी कोई अहमियत नहीं रही पाकिस्तान में। वो अपने एयर चीफ रिटायर होते रहते हैं, आते रहते हैं, हमें याद भी नहीं होता किसी को एक्सटेंशन मिली है, किसी कोई आया है, कोई गया है। आम सड़कों पे जाके पूछें लोगों को आर्मी चीफ का याद होता है। तो अब टेक्निकली उन्होंने आर्मी चीफ को ही एयर चीफ और नेवल चीफ के ऊपर जो है चेयरमैन वो डिफेंस फोर्स बना दिया है कि वो एयर चीफ के और नेवल चीफ के ऊपर मुश्तरका कमान जो है वो आर्मी चीफ के पास होगी। अब अगर ज़मीनी हकायक देखे जाएँ तो ये तरमीम ज़मीनी हकायक के मुताबिक है या ज़मीनी हकायक के मुनाफी है? क्या आर्मी चीफ ही इन कमान नहीं होता हर जगह? क्या जंग भी आर्मी चीफ के सिर पे ही नहीं लड़ी जाती? अभी वो कारगिल वाली, मुशर्रफ वाली, आज भी हम 71 की हार का जिम्मेदार नेवल चीफ को तो नहीं बल्कि ठहराते। मुशर्रफ साहब को ही। हालांकि नेवी का लॉकडाउन हो गया था, सप्लाई नेवी नहीं दे पा रही थी, लेकिन हम जिम्मेदार तो याहिया को ठहराते हैं ना। जी। हम 65 का जिम्मेदार भी अयूब खान को ठहराते हैं, हम कारगिल का जिम्मेदार भी मुशर्रफ को ठहराते हैं, और मार्शल लॉ भी खैर से आर्मी चीफ्स नहीं लगाए हैं। अब कोई आर्मी चीफ, अब आप मुझे बताएं, जब जनरल कियानी आर्मी चीफ से तो एयर चीफ कौन था, नेवल चीफ कौन था, नहीं याद होगा। राहील शरीफ आर्मी चीफ था, नेवल चीफ कौन था, एयर चीफ कौन था, लोगों को नहीं याद होगा। तो हमारे यहाँ आर्मी चीफ का ओहदा बहुत हावी रहा है और इस तरमीम में उसको मज़ीद मजबूत कर दिया गया। जो थोड़ी बहुत कसर रहती थी वो भी उसे CDF बना के, कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस दे के मजबूत कर दी गई है। एक तो आप ये समझें 243 में, चूँकि अब उनका ख्याल है कि जंग जब लड़नी होती है तो तीनों फ़ौजों ने मिल के लड़नी होती है, फ़ज़ाइया, मिज़ाइल, ये वो, तो आर्मी चीफ़ की कमांड होनी चाहिए, सारे फ़ैसले उसको करने चाहिए। क्योंकि पहले पाकिस्तान की सियासत में तो आर्मी चीफ़ ही मजबूत है। कोई कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का ओहदा मिल के आर्मी चीफ़ कोई बहुत मजबूत नहीं हो जाएगा पाकिस्तान में। वो ऑलरेडी मजबूती की मिराज पे बैठा हुआ है। ऐसे तो मजबूती की हो सकती है, वो निज़ाम को अपनी उंगलियों पे चलाता है। ये जो होता है ये जंगी बुनियाद से दिया गया है कि हमने मार्का हक में, हमारा ख्याल है कि एयरफोर्स ने भी, नेवल ने भी, तो किसी एक बंदे के पास तीनों चीज़ों की कमांड होनी चाहिए। पहले एक होता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, लेकिन वो डमी होता था। आप किसी भी जंगी मार्के में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कोई किरदार नहीं देखेंगे। 65, 71, कारगिल, मार्का हक, मई वाला, कई चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डमी होता है, उसका कोई शामिल भर जाए।
ख़त्म कर दिया वो ओहदा, उसको एक्सटेंशन भी नहीं दी जाती, वो एक ओहदा है मरात के लिए। तो मेरे ख़्याल में ठीक किया है कि वो डमी ओहदा ख़त्म करके आर्मी चीफ़ को ही सारा कुछ दे दिया गया है कि भाई 2 जर्नैल रखने की क्या ज़रूरत है, एक ही जर्नैल के पास सारा कुछ होना चाहिए और उसे एक ही जर्नैल के ज़िम्मे सारा कुछ डाल दिया, भाई तू ही ज़िम्मेदार है। पहले भी एक ही जर्नैल के ज़िम्मे सारा कुछ है, कोई बंदा कह सकता है आर्मी चीफ़ के अलावा कोई और जर्नैल बड़ा ताकतवर है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में एक तो ये तरमीम आप समझें कि टेक्निकली इसका पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेंगे। जो चीज़ ऑलरेडी बंदा बड़ा मज़बूत था, वो मज़ीद मज़बूत क्या हो जाएगा, लेकिन उसको एक बाकी फ़ोर्सेस का कमान भी दे के एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ के ऊपर बिठा दिया गया है। वैसे भी वो एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ के ऊपर बैठा होता है। एक एक फंक्शन में एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ मौजूद हों और आर्मी चीफ़ मौजूद हो, हम सब की नज़र किसकी तरफ होती है? आर्मी आर्मी चीफ़ की चीफ। तरफ होती है। तो एक तो टेक्निकल बात ये है। दूसरा, इसमें जो फील्ड मार्शल के ओहदे के हवाले से ये किया गया है कि वो ताहयात होगा, मेरे ख़्याल में वो ये इस बात को ज़हन में रखा गया है कि कल को कोई हुकूमत आ जाती है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 2 साल बाद, कभी कोई हुकूमत आ जाती है और वो समझती है कि ये आसिम मुनीर साहब को गलत फील्ड मार्शल बनाया गया था, तो वो उनका रैंक वापस ना ले ले। उस रैंक को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है ताकि फील्ड मार्शल का जो रैंक है उनके पास, वो पार्लियामेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे के, अब अगर कोई फ़र्ज़ कर लें कल को कोई हुकूमत आ जाती है जो एंटी आसिम मुनीर होती है, आप देखें ना बाजवा साहब आ गए हैं कि अब आज एंटी बाजवा हुकूमत होगी, या जो आर्मी चीफ चला जाता है नया आ जाता है तो पुराने की हमारे यहाँ कोई औकात नहीं रहती, तो ये है कि उधर रैंक ही ना वापस छीन लिए जाएँ। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कल को कोई और हुकूमत आके रैंक फील्ड मार्शल का वापस ना ले ले, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है कि वो। बाकी ये बात है कि जी उनको कमांड की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये लिखा गया है कि कमांड तो उनके पास आर्मी चीफ की है ना, कमांड की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत उन्हें कोई और काम दे सकती है, ये लिखा है तरमीम में। वो कोई और काम समुंदर की लहरें गिनना भी हो सकता है, वो कोई और काम जो है वो आप जिसे वो कहते हैं एम्बेसडर एट लार्ज, जिसे हम उर्दू में गश्ती सफ़ीर होता है, वो लगा दें, या कोई खुड लाइन पोस्ट पे लगाया जा सकता है, लेकिन टेक्निकली उनको एक कवर ये दिया गया है कि कोई अगली हुकूमत आके उनसे फील्ड मार्शल का ओहदा वापस ना ले ले और मरात वापस ना ले ले, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कवर। जैसे पहले उनको एक मुद्दत उनकी 5 साल की गई थी, अब उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है, लेकिन बतौर आर्मी चीफ जो उनकी मुद्दत के कवायद हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। वो ताहयात आर्मी चीफ उन्हें नहीं बना दिया गया इस 27वीं तरमीम में। मैं ये लोगों को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की एक मुद्दत की तयन मौजूद है, वो 5 साल है, फिर एक एक्सटेंशन हो सकती है, फिर उम्र की 64 साल की हद है, लेकिन वो ताहयात आर्मी चीफ नहीं है। वो ताहयात फील्ड मार्शल बने हैं, वो भी इसलिए कि कल को अगर कोई नया आर्मी चीफ आ जाए तो वो उनसे फील्ड मार्शल का ओहदा तो सर जिस तरह आपने 64 एक एज लिमिट बताई है, तो क्या कल को अगर आगे देखा जाए तो ये लिमिट भी चेंज हो सकती है? देखिए, कानून तो कुछ भी बन सकता है। अच्छा। कानून आइन में तो नई तरमीम भी हो सकती है। 26वीं की कोख से 27वीं निकली, 27वीं की कोख से मुझे 28वीं तरमीम निकलती नजर आ रही है। तो टेक्निकल बात यही है कि अभी जो तरमीम का 243 का रौला है, 243 में मुझे कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा, सवाए इसके कि आपने फील्ड मार्शल के ओहदे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया है और आर्मी चीफ को चेयरमैन डिफेंस फोर्स बनाया है, और उसको सब जो उसका चेयरमैन डिफेंस फोर्स है वो मैंने पहले भी कहा है, वो उसका रोल पहले ही मौजूद था, और जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया है ताहयात के लिए, और वो एक नई चीज़ है। वो मेरा ख़्याल है मुस्तकबिल को सामने रखते हुए कि कोई और आके उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना कर सके, तो ये वो कवर उनको दे दिया गया है। तो मुज़म्मिल साहब, जजेस ट्रांसफ़र की अगर हम बात की जाए तो उसमें भी तजवीज़ पेश की गई हैं, तो वो कौन सी तजावीज़ हैं और इससे अदलिया पर क्या असर पड़ेगा, ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दी गई है और उसमें हाई कोर्ट से जजेस आएंगे, ठीक है ना। तो वो जजेस हाई कोर्ट से उसमें आ जाएंगे, तमाम हाई कोर्ट से बराबर उन्होंने कहा है उसमें जजेस आ जाएंगे।
वो तो अपनी जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने का बहुत पाकिस्तान में पुरानी बहस थी, नई बात नहीं है। 26वीं तरमीम में बनाना चाहते थे, नहीं बना सके थे। उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने और कामरान मुर्तज़ा नहीं माना, तो अब वो चीज़ उन्होंने वो ले आए हैं और वो बन जाएगी। तो टेक्निकल बात तो ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना, आईनी अदालत बनना कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि जो जजेस की ट्रांसफ़र वाली बात है। लेकिन ये ट्रांसफ़र का जो कानून इन्होंने बनाया गया है, अभी सबको ये समझ आ रही है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजों के लिए बनाया गया है। मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार और सुमन और जहांगीरी, जिन्होंने पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हॉस्टेज किया हुआ था, ख़त लिखते थे, इकट्ठे पटिशन करते थे, इकट्ठे मूव करते थे, एक यूनियन सी बनाई हुई थी। तो उस यूनियन को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले का कानून आइन साजी की गई है, और जो जज अब अपना तबादला नहीं मानेगा वो रिटायर हो जाएगा। अब इनको में से कुछ को, दो को बलूचिस्तान मुझे लगता है हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने की बात है, क्योंकि आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट को बड़े काबिल जजेस की ज़रूरत है, तो कुछ कॉर्पोरेट जजेस को बलूचिस्तान भेजा जा सकता है। तो अगर 2 बलूचिस्तान भेजें और वो ना जाना चाहें बलूचिस्तान, और तो क्योंकि वहाँ पंजाबी जज का सर्वाइव करना भी एक काम है, तो वो फिर यूँ होगा कि वो रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। जो अपनी ट्रांसफ़र मंजूर कर लेगा तो वो ट्रांसफ़र कर लेगा। तो मेरे ख़्याल में एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने नई तर्ज में दे दिया, उसमें चीफ जस्टिस है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी डाल दिया है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है तो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का है 1 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहले थे 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अब 1 सीनियर मोस्ट जज होगा। और ए जज ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहले ये होता था कि जो 2 सीनियर मोस्ट जज होते थे ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खुद मेंबर होते थे। अब उन्होंने ये किया कि एक सीनियर मोस्ट तो मेंबर होगा ही होगा, मतलब मंसूर अली शाह मेंबर होंगे, तो दूसरे नंबर पे मुनीब अख्तर थे, तो वो मुनीब अख्तर भी मेंबर बन जाते थे। अब जो दूसरा मेंबर है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बना लेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के वोट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो पहले भी 2 सीनियर मोस्ट हैं। तो टेक्निकली चीफ जस्टिस साहिबान को एक अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मेंबर अपनी मर्जी का डालने का दिया गया, जो अपनी जगह एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, वो ये है कि जो सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना है वो लाइफ टाइम हो गया है, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी इस्तिस्ना हासिल रहेगा गवर्नर चीफ, और वही इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को भी हासिल रहेगा। मतलब आप समझें कि जो इम्यूनिटी के कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता चीफ प्रेसिडेंट या गवर्नर के ख़िलाफ़, वही इम्यूनिटी अब फील्ड मार्शल को भी हासिल होगी ताहयात, कि उनके ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो आइन में उन्हें एक इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो आसिम मुनीर साहब को एक इस्तिस्ना सारी उम्र के लिए भी मिल गया है, जो काम वो कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी साहब को भी रिटायरमेंट सदर हटने के बाद भी इस्तिस्ना होगा। मतलब ये नहीं है कि वो सदर से हट जाएंगे तो उन पर कोई मुकदमा बन जाएगा, वो इस्तिस्ना उनको सारी उम्र के लिए हासिल हो गया। जो मैं समझता हूँ कि चलें पीपल्स पार्टी ने कुछ हासिल कर लिया कि आसिफ जरदारी के ऊपर जब वो सदारत से हट जाते थे तो दोबारा मुकदमात बन जाते थे। हमने इमरान खान के दौर में देखा, वो पहले सदर से हट गए तो दोबारा मुकदमात बन गए, गिरफ्तार हो गए। तो अब जो एक दफ़ा मुल्क का सदर रह लेगा उसको ताहयात इस्तिस्ना तो जो हासिल पुराने होगा, से दूर गुजरे और हैं। अगर एक दफ़ा को फील्ड मार्शल बन जाएगा तो उसे भी ताहयात इस्तिस्ना होगा, क्योंकि ये कह दिया गया है कि जो सदर के को इस्तिस्ना हासिल है वही आसिम मुनीर को भी हासिल हो जाएगा, फील्ड मार्शल को भी हासिल हो जाएगा। तो ये एक सिंपल है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी तरामीम थी जो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर दूं। और एक और जो है वो बड़ा सिंपल है कि आफ्टर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कोर्ट फ्रॉम अमंग द 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल कंसिस्ट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फ्रॉम अमंग द 3 जजेस। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड जजेस एज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट उनकी जो है वो करेगी, उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम सूबों की यकसां तादाद होनी चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि 5 हाई कोर्ट्स हैं, फिर इसका मतलब है अगर आप सब जगह से 2-2 लेंगे तो 10 हो जाएंगे, और एक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन आ जाएंगे तो 11 मुझे लगता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस आएंगे, जो अब भी नज़र आ सकते हैं। 68 साल उम्र कर दी गई है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की। वहाँ जाने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी उम्र
ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, 3 साल नौकरी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, और बाकी जुडिशल कमीशन है, बाकी कोई इतनी बड़ी तरमीम मुझे नज़र नहीं आ रही। एक आईनी अदालत बनाई गई है, आप समझें एक इस्तिस्ना वाला मामला है, वो आसिफ जरदारी और आसिम मुनीर ने मिलकर अपने लिए ताहयात कर लिया है। एक हाई कोर्ट के जजेस खोटे लाइन इधर उधर लगाने का मामला है, और एक जो है वो आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया गया है। इसके अलावा मुझे इस 27वीं तरमीम में कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नज़र नहीं आ रही जिस पर इकरा, मैं और आप कोई गुफ्तगू कर सकें। तो मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम पर जो चीज़ें एग्री नहीं हो पाई थी, वो 27वीं तरमीम में हमने देख लिया है कि वो चीज़ें मंजूर हो रही हैं। फिर अब देखते हैं कि जो चीज़ें 27वीं तरमीम में नहीं हो पाएंगी और पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ात भी उठाए गए हैं, तो 28वीं तरमीम, जिस तरह आप कह रहे थे 27वीं तरमीम आएगी आ गई है, तो 28वीं तरमीम के बारे में क्या कहेंगे? देखें, 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान के मसाइल थे, वो कुछ बातें नहीं मान रहे थे। उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने एक मिनिमम एजेंडे पे 26वीं तरमीम कर ली कि वक्ती तौर पे चीफ जस्टिस वो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाहते थे, वो रोक लिया, और जुडिशल कमीशन बनाना चाहते थे, तो वो हासिल कर ली। अब 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के 100% एजेंडे के साथ चलने को तैयार नहीं थी, जिसमें 18वीं तरमीम का रोल बैक है, NFC है, और चीज़ें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून मिलकर करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज़ किया, तो एक मिनिमम एजेंडे पर 27वीं तरमीम कर ली गई है। लेकिन ये बात नहीं है कि वो एजेंडा ड्रॉप हो गया। जैसे 26वीं तरमीम में आईनी बेंच बनने के बाद आईनी अदालत ड्रॉप नहीं हो गई थी, इसी तरह मैं समझता हूँ NFC और वो बाकी मामला ड्रॉप नहीं हुए। अब खेल शुरू होगा एस्टेब्लिशमेंट का कि उसने माइनस पीपल्स पार्टी 2/3 कैसे बनाना है। अब इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट इस खेल पे गेम शुरू करेगी। आपको लगता है वो कामयाब हो जाएंगे? हाँ जी, PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा, और PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाकर 2/3 बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, PTI के कुछ लोगों को और सज़ाएँ होंगी उन वहाँ ज़िमनी। आज देखें ना, गुजरांवाला में बिलाल फ़ारूक तारड़ साहब जो हैं, वो ज़िमनी इंतखाब में अनअपोज़ मुस्लिम लीग नून के एक MNA बढ़ गया। इसी तरह अभी जो हैं वो मज़ीद MNA मुस्लिम लीग नून के 5-7 और आ जाएंगे, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, कुछ मुस्लिम लीग नून के और MNAs आ जाएंगे, तो मिलकर एक 2/3 तो मुज़म्मिल बना। साहब, यहाँ पर हमारे नाज़रीन को ये भी ज़रा बताइएगा, क्या मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी है उसको आगे हटाया जाएगा और ये जो 2/3 अक्सरियत है वो पूरी की जाएगी नून लीग? नहीं, हटाया नहीं जाएगा। देखिए, बिलावल ने कहा है कि आपने ये काम करना है तो हमारे बगैर कर लें। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फिक्रा था, तो उनके बगैर कर लिए जाएंगे। जैसे कुछ काम अब मौलाना फजलुर रहमान के बगैर कर लिए जाएंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान से कोई एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई तो नहीं होगी, सबका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। जो बाकी काम है वो पीपल्स पार्टी के बगैर आगे निज़ाम में मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट करना चाहेंगे। वो 28वीं तरमीम, अब देखें ना, 26वीं तरमीम के कुछ साल बाद 27वीं आई है। मैं ये तो नहीं कह रहा 28वीं एक 6 महीने बाद आ जाएगी, इसमें भी 1 साल लग सकता है। सेनेट के अगले इंतखाबात का इंतजार किया जा सकता है 2027 में। लेकिन जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो पूरा किया जाएगा। NFC को रोल बैक किया जाएगा, वफाक को मजबूत किया जाएगा। कुछ वफाक के पास फाइनेंशियल जो हैं वो ताकतें माइन एंड मिनरल फेडरल गवर्नमेंट के मतहत लाए जाएंगे, जो कि आपने दुनिया से एग्रीमेंट करने हैं। अब वो 28वीं तरमीम में होंगे, उसके लिए 2/3 पे काम शुरू होगा। पहले 2/3 हुकूमती हलीफों की बनी है मखसूस नशिस्तों से, अब एक 2/3 एक सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की बनेगी, और 2/3 जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक से बनेगी, ताकि अगला एजेंडा जो मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट का है वो पूरा किया जा सके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।